नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। इस पाठ को पहले आप समझें और उसके बाद वीडियो को पॉज करके अपनी रजिस्टर जो आपने विज्ञान का बनाया है उसमें नोट करें। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जीवन के जो भी हमारे क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में रसायन का बहुत प्रयोग होता है। चाहे वो कृषि का हो क्षेत्र, चाहे उद्योग धंधे हों, चाहे औषधि हो, चाहे हमारे खाद्य पदार्थ हों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इनका प्रयोग होता है। रासायनिक सिद्धांतों का प्रयोग होता है। इसी पर आधारित एक पाठ है, 5वां पाठ, दैनिक जीवन में रसायन। उसका हम आज से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत शुरुआत में 3 तरह के पदार्थ अम्ल, क्षार और लवण का अध्ययन करेंगे और हम इसे शुरुआत करते हैं अम्ल से। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। ये शब्द लैटिन भाषा से आया है। वहाँ पर एक शब्द होता था एसिडस। एसिडस, और इस एसिडस शब्द का अर्थ होता है खट्टा। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। इनका एक और गुण होता है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और यही इसकी परिभाषा का आधार बनता है। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दो बातें आ रही हैं इसमें। एक तो ये पदार्थ स्वाद में खट्टे होंगे, दूसरी बात ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे। जब हम नीले लिटमस पत्र पर अम्ल डालेंगे तो उसका कलर, उसका रंग नीले से बदलकर लाल हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। मैंने अभी आपको अम्ल का एक गुण बताया था कि ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसको याद रखने के लिए कि ये अनीला, अनीला मतलब ट्रिक है। ये ट्रिक कई जगह दी है कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये ट्रिक आप याद रखना, अनीला शब्द याद रख लें। ट्रिक के बाद हम अम्ल के कुछ उदाहरण
जैसे पहला उदाहरण है सिरका। सिरका खाद्य पदार्थ में काम आता है और ये होता है एसिटिक अम्ल। दूसरा इमली। इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल। जठररस इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। चौथा लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। पांचवा संतरा, नींबू, जितने भी इस प्रकार के फल हैं उसके अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल। इन सभी को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार प्रबल अम्ल। दूसरा प्रकार दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आयनित हो जाना मतलब आयंस में टूट जाना। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, इसको जब इसका जल में घोलेंगे इसको, तो ये आयंस में टूट जाएगा। ये अपने आयंस में पूरी तरह से टूट जाएगा। वे अम्ल जो जल में घोले जाने पे पूर्णतः आयनित, लगभग 100%। इसके उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे बोलेंगे HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलेंगे H2SO4, और तीसरा नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये सभी प्रबल अम्ल हैं। जबकि दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर दुर्बल आयनित, दुर्बल आयनित का मतलब पूर्णतः आयनित नहीं होना। दुर्बल आयनित होते हैं
यानी जिनका कुछ भाग आयनित होने से रह जाता है, ऐसे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनके उदाहरण आपने एसिटिक अम्ल, सिरका पढ़ा था, CH3COOH, और एक और उदाहरण कार्बोनिक अम्ल H2CO3। ये सभी अम्ल दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं, जबकि ये वाले सारे अम्ल प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम क्षार बेस के बारे में पढ़ेंगे। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। इन क्षारों का एक गुण होता है कि ये स्पर्श करने पर साबुन की तरह व्यवहार दिखाते हैं। इनके अगर उदाहरण देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन NaOH, ये, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम KOH बोलते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, AlOH का होल थ्राइस। क्षार भी दो तरह के होते हैं। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार वे क्षार जो जल में घोले जाने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जैसे अगर अपन NaOH ले लें
और इसको जल में डालें तो ये NaOH जल में एनेआइन और OH माइनस आयन दे देता है। पूरी तरह 100% 100% टूट जाता है। इसके अगर उदाहरण देखें तो जैसे अभी मैंने बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की तरह ही अगर देखें, वे क्षार जो जल में घोले जाने पर दुर्बल आयनित का मतलब पूर्णतः आयनित नहीं रहते होते हैं, कुछ भाग उनका आयनित होने से रह जाता है। मैं पुनः लिख देता हूँ, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, कुछ भाग आयनित होने से रह जाता है। इनका कुछ भाग आयनित होने से रह जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का मतलब दुगना। यहाँ मैंने थ्राइस आगे बोला था, थ्राइस का मतलब तिगना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब अम्ल और क्षार के बारे में एक और बात है कि अम्ल और क्षार जल में विलय होते हैं। ये इनका प्रॉपर्टी है, गुण है। अम्ल व क्षार जल में विलय का मतलब घुलना होते हैं। अम्ल और क्षार जल में विलय होते हैं। इनमें यानी अम्ल या क्षार की तुलना में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उसको उस विलयन को तनु विलयन या तनु अम्ल या तनु क्षार कहते हैं। दूसरा पॉइंट,
जब अम्ल ऑब्लिक क्षार की तुलना में जल की मात्रा कम होती है तो उसको उस सांद्र अम्ल या क्षार कहते हैं। ये तुलनात्मक बात है। वास्तव में तो देखा जाए तो जल की मात्रा अधिक होती है। जल विलायक है, घोलने वाला है। जल की मात्रा दोनों में ज़्यादा है, लेकिन ऊपर वाले में अम्ल और क्षार की मात्रा बहुत कम है, यानी जल बहुत ज़्यादा है उसकी तुलना में, इसलिए इसको तनु अम्ल कहा गया है। जबकि नीचे वाले में सांद्र अम्ल या क्षार में जल की मात्रा की तुलना में अम्ल की मात्रा अधिक है। जल की मात्रा अधिक है, लेकिन तुलनात्मक देखें तो यहाँ पर अम्ल की मात्रा या क्षार की मात्रा अधिक है, यहाँ पर अम्ल और क्षार की मात्रा जल की तुलना में कम है। ये एक तुलनात्मक आधार पर कहा गया है कि ये विलयन तनु है, क्योंकि यहाँ पर अम्ल और क्षार की तुलना में जल की मात्रा अधिक है। यहाँ पर अम्ल और क्षार की मात्रा अधिक होने के कारण जल की मात्रा तुलनात्मक रूप से पहले वाले की तुलना में कम है। इसको भी आप नोट कर लें।